कभी आपने सुना है कि कोई सिलसिला कत्ल करे या कोई गैंग कत्ल करे, कोई सन की कातिल कत्ल करे और कत्ल करने के लिए वो हर शाम प्लेन में बैठे, फ्लाइट में, और उसके बाद अपना काम करे, कत्ल करे और फिर रात की फ्लाइट से वापस अपने घर को लौट जाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 कत्ल नहीं, करीब करीब इस तरह से उसने 100 कत्ल किए। 1 साल के दरमियान 12 महीने तक वो फ्लाइट में आता शाम की, और रात की आखिरी फ्लाइट जो उसे उसके घर तक ले जाती उसमें बैठता। उसके साथ कुछ और भी होते कि कातिल 1 से ज़्यादा, और फिर वो चले जाते। और यहाँ पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो हैरान परेशान ढूंढ रही हैं उस कातिल को। कहानी पाकिस्तान की है, कुछ कुछ मिलती जुलती ऐसी कई कहानियाँ हिंदुस्तान की आपको सुनाई है मैंने, जिसमें आयरन मैन रॉड से हमला करता था, या फिर बियर मैन, या फिर पत्थर मार ईंट से हमला करता था। ये कहानी पाकिस्तान के हथौड़ा गैंग की है, लेकिन हथौड़ा गैंग का नाम क्यों पड़ा, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब धीरे धीरे आगे बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 1985, 2 अप्रैल 1985 को। 2 अप्रैल 1985 को मुल्तान में एक शख्स रहते थे जिनका नाम था वसाया। वो अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए कराची पहुंचते हैं। कराची में उन्हें क्लिफ्टन इलाके में जाना था। रात हो गई, ट्रेन लेट पहुंची। उन्होंने लगा कि अब कहाँ जाऊँ, 85 की बात है, उस वक्त बहुत सारा ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें थी नहीं इतनी। तो वो एक जगह, एक पुल, फ्लाईओवर, उसके नीचे रुक गए कि सुबह जब रोशनी होगी तो निकल लेंगे। उस पुल के नीचे फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे। वो भी बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। उसका अचानक उन्हें सर पे एक ज़ोर से किसी चीज़ के मारने की तकलीफ महसूस हुई। सर पकड़कर बैठ गए, थोड़ी देर में बेहोश हो गए। आँख खुली तो पता चला वो हॉस्पिटल में है। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं किसी ने सर पे मेरे कुछ वार किया, मैं बेहोश हो गया। मेरे बराबर में और भी कुछ लोग थे पर मुझे कुछ याद नहीं। पुलिस ने कहा, आपके बराबर में जो 2 और लोग थे उनके भी इसी तरह सिर पर हमला किया गया और उन दोनों की मौत हो गई। आप खुश नसीब हैं कि आप बच गए। तो खैर वो बच गए। 2 अप्रैल 1985 ये पहला इंसिडेंट था कराची में हथौड़ा गैंग का, जिसमें 2 लोगों की जान गई, एक खुशनसीबी से बच गया। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है। 2 अप्रैल के बाद थोड़ी सी खामोशी होती है। पुलिस और बाकी चीज़ों को भी लगा कि ये एक इत्तेफाक है या कुछ और है। तभी करीब हफ्ते भर के बाद इसी कराची में, यहाँ पे क्लिफ्टन ब्रिज है, उसके नीचे 2 और लाशें मिलती हैं। उन दोनों के सर पे भी इसी तरह से हमला किया गया था। अब 2 लाशें पहले मिली, 2 और मिली। अब भी सरकार, प्रशासन कोई नहीं जागी। धीरे धीरे 31 अप्रैल की तारीख आ गई। पहले इंसिडेंट के बाद करीब 19 दिन बीत गए। इस बार वहाँ के सिटी स्टेशन पर एक साथ 3 लोगों की लाशें मिलती हैं। इन तीनों के भी सर पे वैसी ही चोट, वैसे ही निशान, और तीनों के मरने का तरीका एक जैसा। ऐसा लगा सर पे किसी ने कुछ मारा है। अब इस तरीके से धीरे धीरे 24 अप्रैल आते आते करीब 11 लाशें मिल चुकी थी। 2 अप्रैल को सिलसिला शुरू हुआ। 22 दिनों में अगले 9 और लाशें मिली, और इन 11 के 11 लाशों का हश्र एक जैसा, उसी तरीके से सर पे चोट, उसी तरीके के निशान। अभी तक फिर भी सरकार, पुलिस एक नॉर्मल चीज़ें मानकर, क्योंकि अलग अलग इलाकों में हो रहा है और मरने वाले कोई नामचीन लोग नहीं, गरीब बस्तियों में रहने वाले, मिडिल क्लास। लेकिन इसी के बाद एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिसके बाद पहली बार वहाँ के जो न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, मीडिया है, उनके भी कान खड़े होते हैं। और ये होता है वहीं पे एक इलाका है गोलीमार इलाका कराची में, और उसी के करीब है कोई एक ओलिया गांव। औलिया गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है, सिविल। और इन 7 के 7 लोगों के सर पर उसी तरीके से वजनी किसी चीज़ से हमला किया गया था, और इनमें एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। इत्तेफाक से इस परिवार में 8 लोग थे। एक दूसरा बच्चा उस नीचे से हो रहा था, सोते सोते वो सोफे के नीचे चला गया। शायद कातिलों की नज़र उसमें पड़ी नहीं और वो बच गया। तो जब 7 लोगों की एक साथ जान गई तो मीडिया भी जागी, पुलिस भी जागी। अब उन्हें लगा कि ये गड़बड़ है। फिर इन 7 लाशों के जो उन्होंने देखा, और इससे पहले जो उनको बाकी लाशें मिल चुकी थी 11, उन्हें लगा कि ये सारी एक जैसी चीज़ें हैं। पता चला कि ये जो 7 लाशें थी, 3 अलग कमरे में, 4 अलग कमरे में, सबको सोते हुए मारा गया। बहुत सारे लोग कराची आते हैं अलग अलग पाकिस्तान के छोटे छोटे कस्बों, इलाकों से। ऐसे लोगों की लाशें, छोटे मोटे ढाबों पर, होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की लाशें, और लाशें मिलती गई, तादाद गिनती बढ़ती गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये 7 लाशें एक साथ जब मिली, उसके बाद थोड़ी बहुत खबरें भी आई वहाँ पे, बाकी लाशों के साथ उसको जोड़ के देखा जाने लगा। लेकिन फिर एक और इंसिडेंट इंतजार कर रहा था, जिसके बाद और वहाँ पे थोड़ा लोग अब दहशत में और डर जिनके अंदर शुरू हुई। ये वहाँ की एक फेडरल भी एरिया है, मजदूरों की एक बस्ती है, मूसा कॉलोनी। वहाँ पर रात को सो रहे एक साथ, अब तक की सबसे बड़ी इंसिडेंट थी, 8 मजदूरों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले 7, अब उसके बाद एक ही रात में 8,
और 8 के सर पर वैसे ही चोट। अब 8 मजदूरों की एक साथ जान गई। इससे पहले 7 लोग और मारे गए। अब मामला पुलिस से होते हुए नेताओं के कानों तक भी पहुंची, असेंबलियों में गूंजी, और अब लगा कि ये क्या हो रहा है कराची में। अच्छा, उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो खबरें थी, ये चूंकि एक बेसिक एक लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की बातें थी, लेकिन इससे बड़ी बड़ी चीज़ पाकिस्तान में हो रही थी। 1977 की बात है, जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वहाँ सत्ता पलट दी। बाद में उनको क्या कहते हैं, फांसी पे भी लटका दिया। उसके बाद फिर नई सरकार आई। इस दौरान में अफगानिस्तान में रूसी सेना घुस गई थी और रूस वहाँ लड़ रही थी। 1979 के आसपास की बात है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी, पाकिस्तान के अंदर भी, उसके पड़ोसी मुल्क में भी, ईरान में भी। उधर ईरान इराक के बीच में तनाव और जंग, और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान के हालात की वजह से बहुत सारे वहाँ से लोग शरण लेने के लिए पाकिस्तान में घुस गए थे, वो अलग डिस्टर्बेंस था। इधर रूस और अफगानिस्तान में जो हो रहा था, उस वक्त अमेरिका का साथ पाकिस्तान दे रहा था, और अमेरिका की पाकिस्तान से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, इसको लेकर रूस भी नाराज था। तो ये सारी चीज़ें इधर पॉलिटिकल फ्रंट पर और देश में सब कुछ हो रहा है। और इधर अचानक पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शहरों में से एक कराची, उसमें एक के बाद एक ये खून हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। 1985 2 अप्रैल से शुरू हुआ, या 86 में दाखिल हो गए। कत्ल का सिलसिला रुक नहीं रहा। हर चौथे, पाँचवें, छठे दिन अखबारों में ऐसी खबर आ रही है। लेकिन अब तक पुलिस ने जो जांच की, उसके हिसाब से ये लगा कि किसी सनकी कातिल का काम है कोई। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध इलाके में कुछ ऐसी जगह पर सीरियल किलर मिले थे जो साइको टाइप के थे, तो लगा कि उसी से जोड़कर देखा गया। और अब तक पुलिस की जो जांच थी, उनकी अपनी पुलिस की जांच ये कह रही थी कि किसी साइको किलर का काम है जो रात को आता है और सोए हुए इन मजदूरों को, गरीबों को, अनजान लोगों को, या दूसरे शहर से आए हुए लोगों को अपना निशाना बना रहा है। बाकी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी कि ये कातिल कौन है, क्या है। बट पुलिस का ये था साइको किलर है और एक ही है। लेकिन तभी एक हादसा ऐसा होता है जिसके बाद इस पूरे मामले में पहली बार कातिल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। 1985 करीब जून जुलाई का महीना आ गया था। कराची के साउथ जिले में एक बंस रोड है, उसी बंस रोड के पास एक फुटपाथ पर एक मजदूर सो रहा था। अचानक उस मजदूर के सर पर भी रात को हमला किया गया, बहुत तेज। हमलावर को लगा कि वो मर गया और वो वहां से निकल गया। मजदूर बाद में चीखा चिल्लाया, कुछ लोगों की नजर पड़ी, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। इत्तेफाक से उसकी जान बच गई। अब जान बच गई तो ये पहला था अब तक जो इंसिडेंट हुआ था। वो जो पहला केस था जिसमें एक बच गया, उसको भी नहीं मालूम हमलावर कौन। लेकिन इस मजदूर ने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ये बच गया, पुलिस ने इससे पूछताछ की, तब पहली बार पता चला कि ये कातिल कौन है। इसने बताया कि मैंने देखा कि एक गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में आकर रुकी, अचानक ब्रेक मारा गया। उसके बाद उनमें से 4 लोग उतरे उस गाड़ी में से। उन्होंने चेहरों को अपने काले कपड़े से ढक रखा था और सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। और इसके बाद उनमें से एक के हाथ में हथौड़ा था और उसी शख्स ने मुझे हथौड़े से मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या है। अब तक एक बार में 7 एक घर में एक मजदूर, एक साथ एक रात में 8, 50-60 से ज़्यादा कत्ल हो चुके थे। अब खबरें धीरे धीरे फैल रही थी। अब लोगों में, कराची के लोगों में दहशत फैल रही थी। लोग रात को अकेले निकलने में डर रहे थे। जो लोग अपने घरों के बाहर रात को चौपाल लगाते, किससे कहानियां बातें करते हैं, आमतौर पर बहुत सारे शहरों में होता है, बहुत सारा कल्चर हमारा एक जैसा है, तो वहाँ पे भी गप्पे मारते थे। लेकिन इस रात को हथौड़ा गैंग की वजह से वो सब डर कर घरों में ही सूरज डूबने के बाद दुबकने लगे। लेकिन इस विटनेस की गवाही से ये पता चला कि ये किसी साइको किलर का काम नहीं है और कातिल अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कई लोग हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये पता चली कि जो भी आता है और ये जो मारता है, ये 2 से 5 के दरमियान में, रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान में सारे इंसिडेंट हुए। और ये गाड़ी में आता है, ये भी नहीं कि पैदल आता है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद चूंकि उसने कहा कि उसके हाथ में हथौड़ा देखा, तो अगले दिन से ही पाकिस्तानी मीडिया में, अखबारों ने इस गुमनाम कातिल को नाम दिया हथौड़ा गैंग, और वहीं से ये नाम हथौड़ा गैंग पड़ गया। अब पुलिस को जब ये सारी चीज पता चली तो पहले तो हैरान करने वाली बात थी कि जो निशाना बनाया जा रहा है वो गरीब, मजदूर, अनजान, और कातिल जो है वो गाड़ी में आ रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुआ है। तो ये भी नहीं, इससे पहले के जितने इंसिडेंट थे कि सिर्फ साइको, शराबी, उस टाइप का कोई मतलब नहीं, या नीम, पागल, दिमागी रूप से कमज़ोर, या ये है कि जो भी है वो अच्छे लोग हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, महंगे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। बट हथौड़े से गरीबों को निशाना बनाने का क्या मतलब। अब इसके बाद बातें शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि उस वक्त ज़ियाउल हक, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो इस तरफ लोगों का ध्यान लाना चाह रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये रूस की खुफिया एजेंसी KGB है, उसकी हरकत है। कुछ ने कहा अफगान की जो खुफिया एजेंसी है वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तो अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन सबूत और गवाह कोई सामने नहीं आ रहा है। अब कराची की पुलिस भी जो है इस केस को सॉल्व करने में नाकाम है। आखिर में फिर कहा गया कि ऐसे कातिल को डील करने के लिए किसी आर्मी बैकग्राउंड के शख्स को भेजा जाए। फिर बाकायदा आर्मी बैकग्राउंड से 3 लोगों की टीम गई, उसने कराची पुलिस को ट्रेनिंग दी। उनमें से एक को फिर वहाँ का चीफ भी बनाया गया और कहा गया कि आप कातिल को पकड़ो। अब तफ्तीश शुरू हो गई, कत्ल चलता रहा, करीब 100 का आंकड़ा पार कर गया, कातिल अब भी दूर है। इधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी
जो सरकार भी पुलिस से नहीं चाहती थी कि वो केस को खोले। अब ऐसा क्या राज हो सकता है? आम गरीब मजदूर लोगों को अगर कोई मार रहा है तो इससे पॉलिटिक्स या सरकार या उसकी कुर्सी पे क्या फर्क पड़ना है? या तो नेता हों, विपक्ष के नेता हों, बड़े लोग हों जिनसे कुछ आपकी दुश्मनी अदावत हो, बट यहाँ आम गरीब लोगों से सरकार वो मर रही है और उसके कातिल को बचाने का कोई तुक समझ में नहीं आता है। तो अब पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू की। उसके बाद जांच करते करते एक नाम आया उनके सामने, और वो जो नाम आया, पहले तो जो चीज़ समझ में आई उनको वो ये थी कि एक पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी लीबिया की, और उस लीबिया की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक शख्स काम करता था जिसका नाम था मुअम्मार। अब उस वक्त लीबिया और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं थे। उसकी वजह थी जब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था रूस की वजह से, तो अमेरिका को पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया और अमेरिका की मजबूरी भी थी। वो चाहता था कि रूस को अफगान से बाहर करे अमेरिका, क्योंकि दो सुपर पावर एक साथ तो मिलेंगे नहीं। अब इसके लिए अफगानी उन लड़ाकों को जो रूस की सेना से लड़ सकें, अमेरिका ने हथियार और पैसे देने शुरू किए। उसी दौर में तालिबान खड़ा हुआ। तालिबान को खड़ा करने वाला अमेरिका था, क्योंकि रूस से लड़ने के लिए स्टूडेंट्स की यूनियन को खड़ा किया गया था। मैंने डिटेल में आपको कहानी सुनाई है इसकी। तो ये सारी चीज़ें थी कि उनको खड़ा किया जाए, पैसा दिया जाए, लेकिन ये है कि पड़ोस में ज़्यादा डायरेक्ट काम तो पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान की मदद ली तो पाकिस्तान ने भी, उस वक्त अमेरिका से रिश्ते ठीक ठाक थे, पाकिस्तान को ये भी फायदा था कि फंड मिलेंगे, पैसे होंगे, बहुत सारी चीज़ें थी जो और अच्छी होंगी इकोनॉमी के तौर पर। तो पाकिस्तान खुलकर अमेरिका का सपोर्ट करने लगा। रूस इससे नाराज़ हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की करीबी को लीबिया पसंद नहीं किया। उसका ये मानना था कि अमेरिका दुश्मन है और पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अब लीबिया की उससे दुश्मनी थी और लीबिया इस पाकिस्तान के कदम से खुश नहीं था। अभी तक पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर ये हथौड़ा गैंग के लोग कौन है, क्या है। धीरे धीरे उनके इनपुट्स मिलने लगे इंटेलिजेंस के जरिए। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाक लीबिया होल्डिंग, एक तरह का एक बैंक था जो इस्लामिक और उस पर्पज़ के लिए काम करते थे। और इसी बैंक से जुड़ा हुआ एक शख्स था अम्मार, जो लीबिया का सिटीजन था, और वो अक्सर कराची में ही रहता और कराची आता जाता था। तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी इलाके, जब ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। तो अम्मार और अम्मार की गाड़ियों की मौजूदगी उन मौक़ों पर और उन मौक़े वारदात पर उसके सबूत मिलने शुरू हुए। अब पुलिस बेचैन ये थी कि कराची के ऐसे लोगों को, दबे कुचले गरीब, बेबस, मजदूर, मजबूर, लीबिया के लोग क्यों मार रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा उनको। कुछ जवाब नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने ऊपर तक बात पहुंचाई। सरकार की तरफ से कोई तेज़ी या ऐसी कोई वो नहीं आई हरी झंडी कि आप करो, लेकिन फिर भी ये था कि इस सिलसिले को रोकना है। तो आखिर में बहुत सारे सबूत, जब ये मौका वारदात पर मौजूदगी और ये सारी चीज़ें हुई, तो सबूत मिले कराची पुलिस को। इसका कराची पुलिस ने अम्मार को फॉलो करना शुरू किया। जब फॉलो करना शुरू किया तो पता चला कि जिस दिन कराची में हथौड़ा गैंग ने अपने वारदात को अंजाम दिया, उस दिन अम्मार या उसके करीबी लोग एयरपोर्ट पहुंचते थे कराची के, और वहां से 2-3 लोग आते थे, और ये सारे पाकिस्तानी ओरिजिन के होते थे जो लीबिया में रह रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी मुल्क के पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन लीबिया में काम कर रहे हैं। और उसके बाद वो लोग आते और फिर जो रात की आखिरी फ्लाइट होती, उस फ्लाइट को पकड़कर या अर्ली मॉर्निंग की, वो वापस लीबिया चले जाते। अब जब एयरपोर्ट से लिस्ट निकालनी शुरू की गई, उसके बाद उनके ट्रैवल डेट को और कराची में हुए इंसिडेंट को टैली किया गया, तो पता चला कि कराची में 2 अप्रैल 1985 से लेकर लगभग जून जुलाई 1986 तक अराउंड 100 जो कत्ल हुए हथौड़ा गैंग के जरिए, उन तारीखों पर लीबिया से फ्लाइट में लोग आए और आखिरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट से लौट गए। तो यहाँ एक कड़ी जोड़ रही थी। इसके बाद अब सबूत सब मिल गया, आखिरकार हरी झंडी ऊपर से मिली, और फिर अम्मार को एक रोज़ पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अब अम्मार जो लीबिया का नागरिक था, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई। उसने रिटर्न में अपना स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में बाकायदा उसने कहा कि हाँ, हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान से वो आते हैं, और ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी हैं, और हम ही लोग इन लोगों को मार रहे हैं। उसकी वजह यह कि हमें अमेरिका से करीबी पाकिस्तान की पसंद नहीं, तो हम शहर को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। फिर उसने बताया कि इस मामले में, इस पूरी साजिश में, एक वहाँ के खुफिया अधिकारी, जैसे अपने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वहाँ के खुफिया अधिकारी, उसका नाम था इंस्पेक्टर लतीफ़, वो मदद करते थे लोगों को लाने में एयरपोर्ट से फिर एक्सेप्ट किया। पिछले 1 साल में कराची में जितने भी लोगों की हथौड़े से मौत हुई है, उसके लिए वो और उसके लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अम्मार था लीबिया का सिटीज़न, ये वहाँ पे एक डिप्लोमेट पासपोर्ट और उसके ज़रिए रह रहा था, जिस पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे, और ना वहाँ की सरकार पाकिस्तान की तब की चाहती थी। उसको गिरफ्तार किया गया, खबर पहुँची लीबिया एम्बेसी, पाकिस्तान की सरकार, हुक्मरान तक, और बिना किसी एक्शन के, बिना किसी कार्रवाई के, जिसने और जिसके इशारे पर कराची के 100 बेकसूर लोगों की जान गई, उसे सिर्फ बैड मैन यानी बुरा शख्स कहकर पाकिस्तान से लीबिया डिपोर्ट कर दिया गया। लीबिया में वो आज़ाद, कोई सज़ा नहीं, कोई उसके खिलाफ मुकदमा नहीं।
तो आज भी ये सवाल उठता है वहाँ के सत्ता के गलियारों में, उस वक्त के पुराने पुलिस अफसरों में, कैसी क्या बात थी, सरकार की क्या मजबूरी थी जो ऐसे खूंखार की सीरियल किलर जिसके लोगों ने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली, उसे कोई सज़ा नहीं दी गई बल्कि उसको वापस लीबिया भेज दिया गया। इसके पीछे का मकसद, साजिश हमेशा के लिए एक राज रहा है। इस पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि जब अम्मार की गिरफ्तारी हुई और उसे भेज दिया गया, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद फिर कभी कराची में किसी हथौड़ा गैंग की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, न किसी की जान गई। तो फिर ये मान लिया गया कि कराची में जो कुछ हुआ 1 साल के अंदर वो हथौड़ा गैंग की ही कारस्तानी थी। लेकिन मकसद क्या था, ये आज भी एक राज है। और शायद इस राज को जो बेहतर जानते हैं वो उस वक्त के जो हुक्मरान थे पाकिस्तान में या बड़े अफसर थे, वही बेहतर बता सकते थे कि इसके पीछे मकसद क्या था। इंटरनेशनल जो सारी चीज़ें थी उधर से ध्यान हटाना, सरकार को गिराकर उधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाकर जो पब्लिक के बीच में ध्यान डाइवर्ट करना, उसकी वजह से ये सब कुछ किया गया, या फिर कुछ और वजह थी। पर वजह क्या थी किसी को नहीं मालूम। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के हथौड़ा गैंग की। कई क्राइम तक फैमिली मेंबर ने बहुत पहले से इसकी फरमाइश की थी।